So, gentlemen, welcome back for the second session regarding health and safety inspection checklist. तो इससे पहले हमने जो पिछला सेशन है उसके अंदर हमने इसका पर्पस, इसके बेनिफिट्स, इसके ऊपर बात की और कैसे डिफाइन किया जाता है एक इफेक्टिव चेकलिस्ट को। अब हम जो हमारा सेकंड सेशन है वो हमने ये चेकलिस्ट बनानी कैसे होती है, यानी हाउ टू क्रिएट दैट एंड कस्टमाइज दैट चेकलिस्ट, उसको कैसे ये कस्टमाइजेशन की जाती है। इसमें चार स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर एक के आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। जो एक इफेक्टिव चेकलिस्ट बनाने का जो पहला स्टेप है कि आप इसको मैं आगे डिटेल से वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, और दूसरा स्टेप है determining the scope and focus of the checklist. Then the third point is creating a checklist template. अब थर्ड पॉइंट पे आपने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है, और फोर्थ स्टेप में आपने इसको कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू दी नीड। जो आप जिस मकसद के लिए ये चेकलिस्ट बना रहे हैं उसको फिर अपनी उस नीड के मुताबिक टेलर करना है, यानी उसको कस्टमाइज करना है। अब एक एक स्टेप को हम वन बाय वन डिटेल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नंबर वन जो स्टेप है हमारा, दैट इज आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। जब हम चेकलिस्ट बनाने के लिए जाते हैं या प्लान करते हैं तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी या जिस चीज की हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं और उसकी चेकलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम स्टडी करते हैं, या जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं हमारी कंपनी के अंदर। या मिसाल के तौर पे किस किस्म के ये स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मसलन अगर हमारी कंपनी जो है ओशा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है तो ओशा की जो स्टैंडर्ड्स हैं या उनकी रेगुलेशंस है उनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर और कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन है, जैसे अगर फायर सेफ्टी की इंस्पेक्शन हम करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड हम चेकलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो NFPA जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है अमेरिका की, इनके स्टैंडर्ड्स बड़े वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है वो, या आपके अपने मिसाल के तौर पे अपने मुल्क के अंदर आपके रेस्क्यू 1122 के कोई रेगुलेशंस हैं, या EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रेगुलेशन है, या कोई और रेगुलेशन जो अप्लाई होते हैं आपके उस वर्क सेटअप के ऊपर जिसकी आप इंस्पेक्शन। मसलन अगर आप केमिकल बनाते हैं तो जाहिर है केमिकल से रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई होते होंगे। अगर आप मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन आपके ऊपर लगते होंगे। अगर आप फूड का काम करते हैं तो फूड से रिलेटेड कवानीन आपके ऊपर लगते होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी तो टेक्सटाइल से रिलेटेड, या और कोई भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उनके जो कवानीन है वो आपके ऊपर लागू होते होंगे। तो जिस किस्म का भी आपका बैकग्राउंड है आपकी इंडस्ट्री का, उससे रिलेटेड जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे ऑयल एंड गैस के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनको भी आप आइडेंटिफाई करते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू क्रिएट चेकलिस्ट। फिर आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे इवन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे ISO 45001, अगर आप मिसाल के तौर पे अपनी कंपनी के लिए इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, ISO 45001 की सर्टिफिकेशन लेने का प्लान कर रही है आपकी कंपनी, तो उसके लिए ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको। तो ऑडिट करवाने के लिए आपको पहले अपने स्टैंडर्ड चेक करने पड़ेंगे, अपने प्रोसीजर को इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपने चेकलिस्ट बनानी है तो आप उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के चेकलिस्ट बनाएंगे, यानी उस स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चेकलिस्ट बनाएंगे फिर आप, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि रेलेवेंट जो रेगुलेशंस होती है जो कि अप्लाई होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको आइडेंटिफाई करना, चाहे वो गाइडलाइंस हैं या स्टैंडर्ड्स हैं या रेगुलेशंस हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा चेकलिस्ट क्रिएट करने का हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप टू इज डिटर्मिनिंग स्कोप एंड फोकस ऑफ द चेकलिस्ट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं अली हैदर और हैदर अली। जी अली हैदर या बल्कि हैदर अली, आप बताएंगे मुझे स्कोप क्या होता है। हैव यू एनी आइडिया अबाउट स्कोप? स्कोप की अंडरस्टैंडिंग है आपको कि क्या चीज होती है ये स्कोप? जी हैदर अली। सर फॉर एग्जांपल जिस भी साइट पर हम काम कर रहे हैं उसकी नौइयत को देखते हुए कि क्या उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम अप्लाई कर सकते हैं।
वो सारे एक ही स्कोप में आते होंगे। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इन का अलग हिसाब किताब है। फील्ड जी हैदर अली, आप अली हैदर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर अली मतलब हैदर। एक फील्ड में रहना कि अगर सेफ्टी की चीजें हो रही हैं तो सेफ्टी के अकॉर्डिंग चेकलिस्ट को बनाना या कंसिडर करना। एक स्कोप में रहना मतलब एक फील्ड में रहना, एक दायरे में रहना अकॉर्डिंग टू हाँ, सेफ्टी। बेहतरीन बेहतरीन। बेसिकली स्कोप होता है बाउंड्री, मतलब एक लिमिट, ठीक है ना, कि आपने उसके अंदर रहना है। अब मसलन आपने इंस्पेक्शन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की करनी है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो स्कोप है उसके अंदर आपने रहना है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन करनी है, तो वो आप उसमें स्कोप में मेंशन करेंगे, जी मेरा स्कोप इस इंस्पेक्शन का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की मतलब है कि इंस्पेक्शन करनी है, तो उससे रिलेटेड जो चेकलिस्ट होगी उसके अंदर आप अपना स्कोप डिफाइन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब मसलन हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है ये हमारा स्कोप है, ठीक है ना। जब आप आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो हम कहते हैं आउट ऑफ स्कोप हो गए हम। तो जो बाउंड्रीज होती हैं, लिमिट्स होती हैं किसी भी चीज की, उसको हम स्कोप कहते हैं, ठीक है ना। तो स्कोप से बाहर आपको नहीं जाना होता, ठीक है। तो जब भी आप चेकलिस्ट भी जब क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपना स्कोप डिटरमिन करें। तो स्कोप डिटरमिन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं? नंबर वन, उसके लिए आपको करना चाहिए कि वर्क प्लेस स्पेसिफिक हैजर्ड्स। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इक्विपमेंट को टारगेट कर रहे हैं या कोई केमिकल है उसकी आप चेकलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आपका जो स्कोप है वो उस स्पेसिफिक हैजर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आप जो लेडर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, जो सीढ़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो पोर्टेबल लेडर्स, आप उनकी इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो आपका स्कोप वो लेडर्स ही होंगी। या आप मसलन है कि आप कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी कंपनी में, इसका होल्डिंग लगी हुई है, तो उसकी जो इंस्पेक्शन करनी है, तो फिर आपका स्कोप उस पर मेंशन करेंगे स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन, ठीक है ना, अपनी चेकलिस्ट के ऊपर। इसी तरह अगर कोई केमिकल्स से रिलेटेड आप इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, अब केमिकल्स भी मल्टीपल हो सकते हैं आपकी कंपनी में, आप उन सब की भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप किसी एक स्पेसिफिक केमिकल की भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो जो चीज आप इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं ना, आप स्कोप में उसको उस चेक लिस्ट के ऊपर लिखेंगे। तो चेक लिस्ट के ऊपर स्कोप डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके अलावा जो टास्क स्पेसिफिक हैजर्ड होते हैं वो भी आप अपने स्कोप में मेंशन कर सकते हैं। मसलन अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट की इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी जो चेकलिस्ट बनाएंगे, तो आप उसके अपने स्कोप में कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग मेंशन करेंगे। तो टास्क स्पेसिफिक हैजर्ड की चेकलिस्ट भी बनाई जा सकती है। उसके बाद इम्प्लॉय स्पेसिफिक हैजर्ड की चेकलिस्ट भी बनती है। मसलन अगर आप अर्गोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं कि मतलब जो वर्कर्स आपकी कंपनी के अंदर अर्गोनॉमिक्स के फैक्टर से इम्पैक्ट हो रहे हैं, मसलन अगर वो हैवी वेट उठा रहे हैं, मसलन अगर वो ज्यादा ट्विस्टिंग कर रहे हैं, मसलन अगर वो ज्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मसलन अगर वो एक ही जगह पे मुसलसल कितनी कितनी देर तक खड़े रहते हैं, या मसलन कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के घंटों घंटों जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो ये अगर आप उससे स्पेसिफिक अगर इंस्पेक्शन करनी है आपने, तो फिर आप अपनी चेकलिस्ट के अंदर उसका जो स्कोप है उसको लिखेंगे अर्गोनॉमिक स्कोप या साइकोलॉजिकल। मसलन अगर कोई साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, मसलन वर्क प्लेस वायलेंस है, या स्ट्रेस है, या गाली गलौज होती है आपकी कंपनी के अंदर, इस टाइप के अगर हैजर्ड मौजूद हैं, तो उसमें फिर जब आप अपनी चेकलिस्ट बनाएंगे, तो उसके ऊपर अपना साइकोलॉजिकल जो है वो उसका स्कोप मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, और तीसरा पॉइंट है हमारा जब हम चेकलिस्ट क्रिएट करते हैं, वो है एक्चुअल उसका टेम्पलेट बनाना उस चेकलिस्ट का, ठीक है ना। पहले हमने ये डिटरमिन कर लिया कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमारी कंपनी पे या जिस चीज की हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने उसका स्कोप डिटरमिन कर लिया। तीसरे नंबर पे हम एक टेम्पलेट बनाएंगे। अब टेम्पलेट आजकल लोग क्या करते हैं कि आजकल बने बनाए टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा इंटरनेट पे मिल जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं ना, ये फिर भी आपको कस्टमाइज करने पड़ते हैं, अपनी नीड के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, you know।
बहुत शादर नादर होता है कि आपको अपनी जरूरत के मुताबिक कोई बना बनाया टेम्पलेट मिल जाए। ऑब्वियसली आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं आप उनसे हेल्प लेके आप उसके अंदर छोटी मोटी जो भी अमेंडमेंट करनी है। लेकिन अगर आपको चेकलिस्ट बनानी आती होगी तो तभी आप उसको कस्टमाइज कर सकेंगे ना। अगर आपको बनानी नहीं आती, बेहतर ऑप्शन यही होता है कि स्टार्ट में जब आप सीखते हैं ये चीज, तो आप बना बनाया टेम्पलेट यूज ना करें। ठीक है, ये मेरा आपको मशवरा होगा, ये एडवाइस होगी। हाँ, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, फिर बेशक आप बने बनाए टेम्पलेट्स जो है वो उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोग स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं, टाइम बचाते हैं, तो वो बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको यूज कर लेते हैं। बट ये है कि बनाना भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये चेकलिस्ट आसानी से बन जाती है। बेहतर ये होता है कि आपको अगर वर्ड प्रोसेसिंग पे काम आता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड पे काम करना आता है, तो बेहतर है। सिंपल सा इसमें मतलब है कि मैकेनिज्म होता है, कोई बहुत टेबल क्रिएट करने होते हैं, उनके खाने बनाने होते हैं, कॉलम बनाने होते हैं, रोज बनानी होती हैं, और इस तरह नॉर्मल चीजें होती हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो खुद बनानी चाहिए चेकलिस्ट। मतलब क्रिएटिंग ए चेकलिस्ट टेम्पलेट यूजिंग ए स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंसीडर इंक्लूडिंग कॉलम्स फॉर, मतलब जब आप उसके अंदर कॉलम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो सीरियल नंबर वगैरह लिखने के बाद ऊपर की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जिसमें स्कोप है उसका, या रेलिवेंट जो इंस्पेक्शन करने वाला बंदा है या डेट है उसकी, वो तो बेसिक चीजें होती है ना। एक्चुअल जो खाना होता है इसका, उसमें जिसमें आपने जो हैजर्ड आइडेंटिफाई करना है उसका कॉलम बनाना है। मसलन अगर आपने वर्क एट हाइट का कोई हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है तो वहाँ पे वर्क एट हाइट लिखेंगे उस कॉलम के अंदर, ठीक है ना। तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का एक कॉलम होता है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट का दूसरा कॉलम होता है कि उस हैजर्ड के अंदर अगर कोई रिस्क मौजूद है तो उसका लेवल क्या है, मतलब लो है, मीडियम है, हाई है, जो आपने असेसमेंट की है उस रिस्क की, उसका भी मेंशन करना दूसरे कॉलम में जरूरी होता है। उसके बाद अगर कोई कंट्रोल मेजर आप वहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं उस रिस्क के, अगर वो रिस्क का लेवल हाई है या मीडियम है या हाई है, और वहाँ पे आपने कुछ कंट्रोल मेजर्स ऑलरेडी अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनका भी एक कॉलम होता है, और जो आप रिकमेंड करते हैं उनका भी एंड पे एक कॉलम होता है, ठीक है ना। और उस मतलब है कि अगर आपने कंट्रोल में ये रिकमेंड किया तो उसको मुकम्मल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये भी आपने एक कॉलम में मेंशन करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा जी कि वर्क एट हाइट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वर्कर्स ने हेलमेट नहीं पहने हुए, ठीक है। आप अपनी रिकमेंडेशंस में लिखते हैं कि रिस्क लेवल इज हाई because the likelihood of falling equipment and tools is very high and severe injury may happen, और इसलिए हेड इंजरी हो सकती है, कोई और सीरियस इंजरी हो सकती है। सो इट इज बेटर टू प्रोवाइड the appropriate standardized personal protective equipment like hard hats। तो वो आप जब वहाँ पे मेंशन करेंगे तो उसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी है कि ये हार्ड हैट्स प्रोवाइड कौन करेगा। यानी आपका जो मतलब है कि कोई इंचार्ज मैनेजर होगा वहाँ पे, प्लांट मैनेजर होगा या कोई जनरल मैनेजर होगा, तो उसका भी आप मेंशन करेंगे कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इक्विपमेंट है ये प्रोवाइड करे, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी वो हार्ड हैट्स जो है वो उनको प्रोवाइड करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक कॉलम होता है। उसके बाद डेट भी होती है उसमें कि किस डेट तक ये काम मुकम्मल करना है। मतलब आप ओपन नहीं छोड़ते चीजों को कि आज आपने एक हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, उसमें जब आपने रिस्क असेस किया तो पता चला कि रिस्क का लेवल हाई है, तो आप उसके लिए ये नहीं छोड़ सकते कि जब दिल करे आप इसको कंट्रोल कर लें। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द रिस्क, मतलब जितना सीरियस रिस्क होगा उस हिसाब से आप उसका टाइम मेंशन करेंगे कि इस डेट तक या इतने टाइम में ये कंट्रोल मेजर यहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम अगर स्टेप 4 की बात कर लें कि कस्टमाइजेशन करनी, मतलब ये तो क्रिएट करना, तो मैंने बेसिक स्टेप्स आपको बताए ना कि क्रिएशन के लिए आप जो सिंपल मतलब है कि एक मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब बने बनाए टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोशिश ये करें, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। आप वर्ड ओपन करें, उसमें आप मतलब अपनी मर्जी के कॉलम और लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं टेबल्स के थ्रू, और फिर उनके अंदर अपना टेक्स्ट अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, और इस तरह आपको तजर्बा हो जाएगा चेकलिस्ट बनाने का, ठीक है ना। तो अगर सारी चीज आप टेक्नोलॉजी पे छोड़ देंगे तो फिर आप उसके मरहूने मिन्नत हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर जब भी कभी आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, बात का ऐसा होता है
कि इंसान के जहन में ये एक होती है ये चीज कि यार आजकल तो एआई का दौर है, तो कौन मुसीबत करे, कौन मैनुअल तरीके से काम करे। तो एआई में डालें तो ये चीज इधर से डालें उधर से बन के निकल आएगी। ऐसा नहीं होता। तो, जो चीज आप चाह रहे होते हैं ना, जो आपकी नीड की होती है, वैसी वो नहीं बनती। उसमें उस तरह की चीजें कुछ आ जाती हैं, आप लोग बहरहाल फिर भी उसको कस्टमाइज तो करना होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी काम आप कस्टमाइजेशन के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप खुद उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है जी चेकलिस्ट की? एडिंग और रिमूविंग आइटम्स। अगर आपने जो कॉलम्स बनाए हैं, जो रोज बनाई हैं, या जो आइटम्स उसके अंदर आपने लिखी है, उसको ऐड कर सकते हैं। कोई गैर जरूरी है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसको कस्टमाइजेशन करते हैं। मॉडिफाइंग लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी। मसलन अगर आपकी कोई लैंग्वेज मतलब किसी चेंज कंपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं आप, यहाँ पे अरबी बोली जाती है, तो आप उसको अरबी के हिसाब से मतलब एक अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले कौन सा कॉलम होना है, दूसरा कॉलम कौन सा होना है, तीसरा कौन सा होना है, तो ये आप कस्टमाइजेशन अपनी मर्जी से इसकी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, इनकॉर्पोरेटिंग वर्कप्लेस स्पेसिफिक प्रोसीजर और पॉलिसीज। ठीक है। आप मतलब है कि अपनी जो वर्क प्लेस रिलेटेड प्रोसीजर्स है उसका भी एक कॉलम बना सकते हैं, उसको ऐड करके। यानी इसकी मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप उसकी कस्टमाइजेशन अपनी नीड के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मतलब एक सिंपल मैकेनिज्म होता है एक चेकलिस्ट बनाने का। और कोशिश करें आप जरूर अपने हाथों से बनाएं, शुरू में प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। फिर जब आप थोड़ा इस पे हैंड्स ऑन आपकी स्किल आ जाए, तो फिर आप एआई से भी मदद ले सकते हैं। आप बने बनाए टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर आप आदत पड़ गई शुरू में रेडीमेड टेम्पलेट्स लेने की, तो फिर ये होगा कि कभी आपको अचानक टाइम कम हुआ, मैनेजमेंट ने कोई टास्क दे दिया कि फलां जो टास्क है इससे रिलेटेड आपने चेकलिस्ट बनानी है, तो आप फौरन जो है वो टेम्पलेट ढूंढने में लग जाएंगे। हो सकता है उस वक्त आपको अपनी जरूरत के मुताबिक टेम्पलेट मिले ही ना। ठीक है, उसमें फिर सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा अपनी स्किल के ऊपर। अगर आपने टेम्पलेट बनाना सीख लिया है, पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तो आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फौरन अपना लैपटॉप खोलेंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, अपना एमएस वर्ड खोलेंगे, उसके अंदर आप अपनी टेम्पलेट जो है उसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज इफेक्टिव यूज ऑफ चेकलिस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कि जो इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स के लिए जो जब हम चेकलिस्ट का यूज करते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल इंस्पेक्शन जो रूटीन इंस्पेक्शन होती है वो तो परफॉर्म हो ही रही होती है, लेकिन जब हमारे ऑडिट्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए फिर चेकलिस्ट का इस्तेमाल बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपने पूरी रिपोर्ट बनानी होती है अपनी चेकलिस्ट की बेस के ऊपर। तो एक तो ये है कि आप मतलब अपना ऑडिट या अपनी कोई इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आप इस चेकलिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास पुरानी चेकलिस्ट होती हैं, उनको रिव्यू करके आप अपना मतलब देख सकते हैं कि कौन से रेलेवेंट रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस आपके ऊपर अप्लाई होती हैं, और कौन सी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, और प्रीवियस इंस्पेक्शन जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी उनके अंदर क्या फाइंडिंग्स थी। तो आप अपनी जो मतलब है कि नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं अपनी इंस्पेक्शन की या ऑडिट की, तो उसमें ये जो चेकलिस्ट का यूज है ये आपको बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आपने चेकलिस्ट ना सिर्फ क्रिएट की हुई है, बल्कि उनको आपने इंस्पेक्शंस में यूज भी किया हुआ है। उनसे आपने प्रॉपर रिपोर्टिंग भी की हुई है, डॉक्यूमेंटेशन की हुई है उनकी। तो वो नेक्स्ट जो आपका ऑडिट होगा उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल आपको हो जाएगी। उसके बाद है, अगर मजीद हम इसके यूज की बात करें, तो कंडक्ट के दौरान एक तो होता है ना कि ऑडिट से पहले भी आपको चेकलिस्ट फायदा देती है बहुत ज्यादा, लेकिन ऑडिट के दौरान भी, ऑडिट जब कंडक्ट हो रहा होता है ना, जो जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं या आपके जो लीड ऑडिटर होते हैं, इनकी जो टीम होती है उनके पास आप कभी देखें फाइलों का ढेर होता है। उन फाइलों के अंदर चेकलिस्ट ही होती है। हर मतलब प्रोसीजर की उन्होंने चेकलिस्ट अलग अलग बनाई होती है। ठीक है ना, हैजर्ड नोटिफिकेशन की चेकलिस्ट अलग बनाई होती है। ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन ऑडिट वंस
बिल्कुल, ऑडिट बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक एक नॉर्मल इंस्पेक्शन होती है, एक ऑडिट होता है। ऑडिट होता है आपके मैनेजमेंट सिस्टम का। अभी आपने चूंकि मैनेजमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं किया प्रॉपर, तो इसलिए शायद हो सकता है बहुत क्लैरिटी से आपको ऑडिट की समझ ना आए। लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम आपका ये होता है कि आपकी पूरी कंपनी के एक फंक्शन को रन करने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है, उसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर जो आपके जो मतलब प्रोसीजर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मसलन आपने वर्क एट हाइट कैसे करनी है, उसके लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी। मसलन आपने जो है वेल्डिंग कैसे परफॉर्म करनी है, उसके लिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। मतलब हर काम एक आपको पता है वेस्ट में डेवलप कंट्रीज के अंदर तो कोई भी काम जुबानी कलामी नहीं होता। वो हर जो छोटे से छोटा काम होता है उसकी रिटर्न इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। तो जब आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसको ऑडिट भी आप करते हैं। आप ये भी चेक करते हैं कि जो आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो ठीक भी है या नहीं है, उसको हम ऑडिट करते हैं। ठीक है ना। मतलब आपकी जो लिखी हुई जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको चेक करना, उसको एग्जामिन करना डिटेल से, उसको हम ऑडिट करते हैं। ठीक है ना। और जो फिजिकल चीजें होती हैं उनको चेकिंग करने का नाम इंस्पेक्शन है। ठीक है ना। मसलन ट्रांसपोर्ट है, आपके पास ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वहां पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी जिसको हम ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है ना। अब उस प्रोसीजर को चेक करने का नाम ऑडिट है, जबकि उस ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को फिजिकली चेक करने का नाम इंस्पेक्शन है। ठीक है ना। फिजिकली आप गए, जाके देखा गाड़ियों में पानी, तेल पानी पूरा है, टायर की हवा ठीक है, ये वो जो भी आपने चेकलिस्ट बनाई है उसके मुताबिक फिजिकली जो चेकिंग होती है उसको इंस्पेक्शन कहते हैं। लेकिन उससे रिलेटेड जो रिटर्न एक इंस्ट्रक्शन का डॉक्यूमेंट होता है उसकी इंस्पेक्शन या उसकी एग्जामिनेशन को हम ऑडिट कहते हैं। ये फर्क होता है नॉर्मल इंस्पेक्शन में और ऑडिट के अंदर। ठीक है ना। तो कंडक्ट ऑफ द इंस्पेक्शन के दौरान और ऑडिट के दौरान भी आपको चेकलिस्ट का बड़ा फायदा होता है। ठीक है ना। कैसे फायदा होता है जी, तो देख लेते हैं कि इससे आपके जो हैजर्ड है वो आइडेंटिफाई होते हैं, या अगर कोई कमी कोताही हो किसी चीज में, डेफिशिएंसीज जो होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। मसलन अगर आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आपको पता चला कि जी आपने एक डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन करनी है, तो वहाँ पे डेली 10 लोग हाजिर होते हैं डिपार्टमेंट में। जब इंस्पेक्शन की आपने पता लगा वहाँ पे 8 लोग हैं, 2 लोग नहीं आए। ठीक है ना। डेफिशिएंसी है ना 2 लोगों की, इसका मतलब है कि वहां पे डेफिशिएंसी का भी आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस चेकलिस्ट। और एक रिकॉर्डेड होती है, आपकी डॉक्यूमेंट होती है ये चेकलिस्ट। तो आप 2 महीने के बाद भी जब रिकॉर्ड चेक करेंगे आपको पता चलेगा फलां डेट को फलां बजे इतने बजे 2 लोग हमारे यहाँ पे डेफिशिएंट थे, यानी कम थे इस डिपार्टमेंट में, या कोई मशीन कम थी या कोई प्रोसेस कम था, वट एवर जो भी। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन तो होती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी चेकलिस्ट का, लेकिन डेफिशिएंसीज का भी आपको पता चल जाता है। उसके बाद आप अपने कंट्रोल को इवेलुएट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जो आपने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए हैं आप ये भी देख सकते हैं कि वो कितने इफेक्टिव है। मसलन जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने पहली इंस्पेक्शन की तो उसमें पता चला कि हेलमेट नहीं है, वहाँ पे वर्क एट हाइट हो रही है और वहाँ पे वर्कर्स से आपने रिकमेंडेशन की, आपकी मैनेजमेंट ने हेलमेट जो है वो प्रोवाइड कर दी है। अब आप दूसरी इंस्पेक्शन जब करेंगे तो उसमें चेक करेंगे कि वो जो हेलमेट है उनको प्रोवाइड करने के बाद क्या, मतलब अगर कोई रिस्क लेवल वहां पे डाउन हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर कोई खुदा सा ऊपर से कोई चीज गिरती है तो ऐसा तो नहीं, आप उसको फिजिकली भी चेक कर सकते हैं, डेमो करके भी ऊपर से कोई चीज गिराई है तो हेलमेट के ऊपर तो पता चले कि वो उसको सस्टेन कर लेता है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने हेलमेट मंगवा लिए लेकिन उसको एवेलुएट नहीं किया और ऊपर से चीज गिरी है कि वो कोई शार्प चीज थी और तो उसके अंदर घुस गई है और सर फिर भी फट गया। ठीक है ना। तो इसलिए जो आपके कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनको एवेलुएट करना भी चेकलिस्ट के थ्रू किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। आप अपनी जो भी फाइंडिंग्स होती है, मतलब आपने कौन सा हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, आपने कौन सी डेफिशिएंसी फाइंड आउट की, आपने जो कंट्रोल मेजर्स एवेलुएट किए उनका क्या लेवल है अभी, उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी तमाम रिकमेंडेशंस को। जो भी आप अपनी रिकमेंडेशंस है वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं चेकलिस्ट के अंदर। ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग हैजर्ड्स एंड डेफिशिएंसीज। इसकी बात हमने कर ली। ये किस तरह इंश्योर होता है डॉक्यूमेंटेशन कि आपके जितने भी हैजर्ड्स होते हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड हो या केमिकल से या अर्गोनॉमिक से रिलेटेड हो, वो आपकी चेकलिस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाती है। डेफिशिएंसीज इनएडिक्वेसी है, जैसे
मतलब कोई चीज कम है, ट्रेनिंग की कमी है, इनसफिशिएंट पीपी है, ये डेफिशिएंसीज आप इससे एड्रेस कर लेते हैं अपनी चेकलिस्ट से, ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर पे आप इफेक्टिवली इसको चेकलिस्ट को किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं कि अपने करेक्टिव एक्शंस प्लान के लिए, ठीक है। जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसके अंदर रिस्क को आपने एवेलुएट कर लिया, तो फिर आपने उसको कंट्रोल भी जल्दी तो है, मतलब उसके करेक्टिव एक्शन भी तो एक्सपोज करना है, रिकमेंड करना है ना। तो करेक्टिव एक्शन जब आप प्लान करते हैं, करेक्टिव एक्शन, तो उसके दौरान भी चेकलिस्ट आपको फायदा देती है, ठीक है। डेवलप ए प्लान टू एड्रेस आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स एंड एफिशिएंसीज इंक्लूडिंग, मिसाल के तौर पे करेक्टिव एक्शन, जैसे पहले भी मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपने एक इंस्पेक्शन किए एरिया में, वर्क एट हाइट में, वहां पे आपने देखा कि वर्कर्स ने हेलमेट नहीं पहने हुए, तो आपने रिकमेंड किया, ये करेक्टिव एक्शन उसमें क्या रिकमेंड किया जी कि यहाँ पे लोगों के पास हेलमेट होने चाहिए, ठीक है ना। उस करेक्टिव एक्शन के बाद आपकी मैनेजमेंट आपकी चेकलिस्ट की बेसिस के ऊपर मतलब फैसला करेगी ना कि मतलब इनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, हेलमेट्स प्रोवाइड किए जाए। तो एक तो करेक्टिव एक्शन आपका प्लान करने में आसानी हो जाती है। फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे वो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। अब हेलमेट अगर प्रोवाइड करने हैं तो वो आपका जो है, वो ट्रांसपोर्ट मैनेजर तो हेलमेट प्रोवाइड नहीं करेगा ना, ना ही कोई प्रोडक्शन मैनेजर प्रोवाइड करेगा, ना ही एचआर मैनेजर प्रोवाइड करेगा। वो आपका जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, जिसमें फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि वो उसके लिए बजट प्रोवाइड करे, और आपका जो भी प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो उसको परचेज करे, और जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो इंश्योर करे कि लोगों के पास ये हेलमेट मौजूद है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी एक जरूरी होता है, चेक लिस्ट के अंदर ही की जा सकती है। फिर आप टाइमलाइन उसके लिए, जैसे हमने कहा था कि डेट मेंशन कर सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ये टास्क कंप्लीट होना है, 10 दिन के अंदर होना है, 20 दिन के अंदर होना है। वो एक रैशनल डेट होती है, मतलब आप जब कोई डेट इस तरह देते हैं ना, तो आप अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर देते हैं, जो जो आप काम करते हैं आपका तजर्बा बढ़ता है, आपको अंदाजा हो जाता है चीज़ों का। तो आपको ये भी पता होता है कि भाई अगर हेलमेट मंगवाने हैं तो वो उसके लिए बजट भी अप्रूव कराना है, उसके लिए हाई मैनेजमेंट की अप्रूवल भी लेनी है, उसके लिए प्रोक्योरमेंट भी होनी है। तो ये सारा प्रोसेस इतना अंदाजे में उसमें टाइम लग सकेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी जो टाइमलाइन देंगे ना, वो आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक रैशनल टाइमलाइन हो। ये नहीं है कि आपने हेलमेट को लिख दिया जी 1 घंटे के बाद यहाँ पे इतने हेलमेट आने चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं जैसे मैंने आपको कहा था ना कि सेफ्टी का जो कंट्रोल आप अप्लाई करते हैं, वो उसमें कहते हैं कि एज फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, मतलब वो जो भी कंट्रोल मेजर है वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अन प्रैक्टिकल या ऐसी चीज जो कि हवा में हो, वो फिर उसके ऊपर अमल नहीं होता। वो चीज होनी चाहिए जिसपे रैशनली अमल हो सके, ठीक है ना। इसी तरह अब हम अगर बात कर लें अपने लास्ट टॉपिक की कि मतलब इसके अंदर कौन से पिटफॉल मीन्स के कौन सी गलतियां होती हैं जो हम कर जाते हैं, कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए क्रिएटिंग चेकलिस्ट के दौरान, ठीक है जी। क्रिएटिंग चेकलिस्ट दैट आर टू लेंथी और कॉम्प्लेक्स, अगर हम एक चेकलिस्ट को बहुत ज्यादा लेंथी कर लेंगे या उसके अंदर बहुत सारे वो आम पंजाबी में कहते हैं ना कचमचोले मार लेंगे, तो आपको भी पता नहीं चला गया कि आप शुरू कहाँ से करेंगे और खत्म कहाँ पे करेंगे। वो सिस्टमैटिक और सीक्वेंस का जो एलिमेंट है वो उसके अंदर से गायब हो जाएगा। तो अमूमन यही होता है कि जो हमारे लोग होते हैं ना, गलती यही करते हैं कि वो मतलब खुद से नहीं बनाते, बल्कि इस सोच में होते हैं कि यार हम जब हमें कोई टास्क मिलेगा मैनेजमेंट की तरफ से, तो हम फौरी तौर पे कोई गूगल सर्च करेंगे तो वहां से बना बनाया टेम्पलेट हम ले लेंगे और उसके अंदर ही। अब उसमें क्या होता है कि वो टेम्पलेट्स जो है ना आपकी नीड के मुताबिक नहीं होते, या तो आप कस्टमाइजेशन में इतने एक्सपर्ट हो कि आप उनको कस्टमाइज कर लें अपनी नीड के मुताबिक, ठीक है ना। तो या फिर ये है कि आप खुद उनको क्रिएट कर लें, बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है कि खुद क्रिएट करें, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, कोई बड़ा मतलब है कि लेंथी काम भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप शुरू में करना शुरू कर देंगे तो एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। फिर बाद में बेशक आप बने बनाए टैबलेट्स यूज करें, नो प्रॉब्लम, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। बट शुरू में मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको खुद बनानी चाहिए, और जब आप खुद बनाएंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगी और ज्यादा लेंथी भी नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि फेलिंग टू कस्टमाइज चेकलिस्ट फॉर स्पेसिफिक वर्क प्लेस आर टास्क,
अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि बना बनाया टेम्पलेट किसी और कंपनी का ले लेंगे अपना लोगो लगा के, तो वो हो सकता है कि वो आपकी नीड के मुताबिक फुलफिल ही ना कर रहा, ठीक है ना। आप उसके अंदर कॉलम ही उतने ना हो जो आपकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उसमें गैर जरूरी चीजें बहुत सारी हों। तो मतलब है कि अगर आप अपनी उसको कस्टमाइज करने के काबिल नहीं है तो फिर वो आपके लिए यूजलेस हो जाती है। और ये अमूमन होता है, लोग इसी तरह ही करते हैं कि दूसरों का जब काम आप बना बनाया लेते हैं अपना उसको करने के लिए, आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। नॉट रेगुलरली रिव्यूइंग और अपडेटिंग चेकलिस्ट, ये भी गलती अमूमी तौर पे की जाती है कि जब आप अपनी जो चेकलिस्ट होती है उनको रिव्यू नहीं करते और अपडेट नहीं करते। अब आपने लास्ट मंथ इंस्पेक्शन की किसी एक सिस्टम की, किसी एक टूल की, इक्विपमेंट की, ठीक है, अब हो सकता है उसकी जगह पे नई मशीन आ गई हो, ठीक है ना। जो आपने पिछले महीने जो चेकलिस्ट और इंस्पेक्शन की थी जिस चेकलिस्ट के दौरान, उसके अंदर हो सकता है डिटेल कम मेंशन हो। अब जो नई मशीन आई है उसमें कोई और फंक्शन हो तो आपने उसको ऐड ही नहीं किया उसके अंदर, तो फिर आप पुराने टेम्पलेट के साथ इस नई मशीन का कैसे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए रेगुलरली उसको रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है, जो कि नहीं किया जाता उनके पर। अगर हम गुड प्रैक्टिसेस की बात कर लें इसमें, मतलब जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस काउंट होती हैं, जिनको अच्छी बातें करते हैं हम। एक तो रेगुलरली रिव्यू करें, अपनी चेकलिस्ट को अपडेट करें अकॉर्डिंग टू द नीड। दूसरे, इन्वॉल्व एम्प्लॉइज इन द क्रिएशन एंड यूज ऑफ चेकलिस्ट। जब आप चेकलिस्ट भी बना रहे होते हैं ना, तो तब भी आप अपने किसी यानी फर्ज करें आपने इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट बनानी है अपने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की, मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आपकी, जो वो कहते हैं ना कि जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है आपकी, ठीक है ना, वहाँ की चेकलिस्ट बनानी है। तो उसके अंदर अगर आप वहाँ पे जो लोग हैं उनको अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको वो बेहतर बता सकेंगे कि गाड़ियों में किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें क्या क्या चीजें चेक करने वाली होती हैं। तो उससे उससे आपको नॉलेज मिलेगा और आप अपनी चेकलिस्ट के अंदर उन चीजों को शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट करना एक गुड प्रैक्टिस है। उसके बाद प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन चेकलिस्ट यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये भी बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने जो भी चेकलिस्ट बनाई है उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग भी दी जाए, या आपने अपने किसी सुपरवाइजर को इंस्पेक्शन करवानी है उस चेकलिस्ट के थ्रू, तो उसको पहले थोड़ा सा ट्रेन करें उस चेकलिस्ट के बारे में कि भाई इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, ये वाले कॉलम्स हैं इसमें, ये वाले आपने इस तरह हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कॉलम में हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी है, रिस्क असेसमेंट की कॉलम में रिस्क को असेस करना है। तो ये उसकी जो नॉर्मल ट्रेनिंग है यही प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जेंटलमैन, इट इज अप फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन आंसर का सेशन पहुंच गया, दोनों सेशन हमने कंप्लीट कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आज की ट्रेनिंग को हमने विद इन 2 सेशंस ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट कर लिया। तो आपके जहन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली आप के पास नो सर, चाह। ऑल क्लियर। जी जी, गुड। जी अवैस, आप की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, कोई वर्ड नहीं आया, आप बात सुन रहे हैं मेरी, मतलब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा ख्याल है कि मिस्टर अवैस जो है वो रिकॉर्डिंग पे लगा के तो खुद जो है वो फ्रांस निकल गए, ठीक है। एनीवेज, चलो, गुड है। हाँ नहीं, आ गए अवैस जी। जी अवैस, वेलकम है आपको। चलिए, गुड। सर मेरी कॉल आ रही है आपको? अब आ रही है, अब मेरा ख्याल है आपकी एंड पे शायद फिर कोई मसला है शायद इंटरनेट का। यस, वो बीच में सर कट सर कट के आपकी आवाज आ रही है। बट ये है कि मैं सिर्फ सर ये सर कंफर्म करना चाहता हूँ ना कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बन गई, कोई किसी जी किस्म जी की सर, ऑलरेडी आई एम यूजिंग इट सर, बोथ द टेक्निक्स। चलें, गुड, जबरदस्त, वेल डन। वैसे रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मौजूद होगी, उसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई मिसिंग हुई है, कोई चीज़ आप मिस कर गए हैं, कोई पोर्शन, तो आप उसको दोबारा से, मतलब पूरा लेसन जो है उसको उसका स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और हमारा ये जो है ना सेकंड सेशन भी कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। आज हमारी ट्रेनिंग नंबर 5 कंप्लीट हो गई है।
कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी ट्रेनिंग लास्ट जो कोच की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नंबर 6, उसको कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिर हम इंशाल्लाह एक दिन का गैप लेंगे और हम फिर अपनी फायर सेफ्टी, ISO 45000 और जो फर्स्ट एड वाला टॉपिक है उसको भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर अपने टाइम पे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।